ऑल राइट, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने जो सीटेट एग्जाम है उसकी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और थ्योरी कवर करने वाले हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, बहुत अच्छी थ्योरी है ये। अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इससे। आइए समझते हैं इसको। तो थ्योरी शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला टर्म हमारे सामने आता है मोरल डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? दुविधा। और मोरल क्या होता है? नैतिक। हम्म। तो ऐसी दुविधा जो कि नैतिक हो, यानी कि नैतिक दुविधा। अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर यू आर फोर्स टू चूज बिटवीन टू और मोर डिफिकल्ट ऑप्शंस। ठीक है, आपके सामने रियल लाइफ में भी ऐसी मतलब चीजें आ जाती होंगी जहां पे आपको चूज करने में थोड़ा दुविधा होती होगी। अरे यार, ये चूज किया तो ये लॉस हो जाएगा, और अगर इसको चूज करते हैं तो ये लॉस हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने अक्सर आ जाती है। तो जब भी हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो हम दिमाग लगाते हैं। हम्म, उस दिमाग लगाने को ही कहा जाता है मोरल रीजनिंग। हम्म, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं और आप यूज कर रहे हैं मोरल रीजनिंग का इस सिचुएशन से निकलने के लिए। द कॉग्निटिव लॉजिक एंड थिंकिंग प्रोसेस यूज टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है भाई, इस सिचुएशन में फंसे ऐसे समझते हैं इसको। सपोज करिए, सपोज क्या करिए, आगे एक कहानी है, वहीं पे आपको मैं ले चल के इन दोनों टॉपिक को क्लियर करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि मोरल डिलेमा कहते हैं जब हमारे पास कई ऑप्शन हो और हमको चूज करने में दिक्कत हो रही हो, और उस दिक्कत से निकलने के लिए हम कुछ रीजनिंग यूज कर रहे हो। हम्म? तो उसको कहा जाता है मोरल रीजनिंग। डिलेमा समझा, मोरल रीजनिंग समझी। अब आइए हम एक स्टोरी पे चलते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसका नाम है द हेंज डिलेमा। डिलेमा आपने समझा, हेंज एक पर्सन का नाम है जिसकी स्टोरी ये है। ठीक है, तो जो कोहलबर्ग साहब हैं, इन्होंने बताया था कि हेंज के साथ क्या क्या हुआ था और कैसी कैसी सिचुएशन में वो फंसा था। ठीक है, हुआ क्या था हेंज के साथ? हेंज की एक वाइफ थी जो कि बड़ी बीमार थी। हेंज अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। ठीक है, इसकी वाइफ काफी बीमार थी और उसको कैंसर जैसी कोई डिजीज हुई थी। पर अच्छी बात यह थी कि उसकी दवाई जो थी वो अवेलेबल थी। उसकी जो दवाई थी वो एक केमिस्ट के पास अवेलेबल थी। ये रहा हमारा केमिस्ट। तो ये केमिस्ट क्या करता है? कहता है ये दवाई तो बहुत रेयर है और ये सिर्फ पूरी दुनिया में मेरे पास ही है, तो मैं तो इसके मन माने पैसे लूंगा, मैं तो इसके 200 गुना रेट लूंगा। हम्म? वाइफ इनकी, मतलब उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, मरने की कगार पे आ गई थी। ये कह रहा था कि नहीं, मैं तो पैसे नहीं कम करने वाला, मैं तो इतने ही पैसे लूंगा। बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था क्योंकि जानता था। तो हैन जब ऐसी सिचुएशन में फंस गया, पैसे वो इतने इकट्ठा कर नहीं पाया। मांगे भी उसने, लोन भी लिया, सब कुछ कर लिया उसने, बट वो इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। इसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, वो आधी भी पूरी नहीं कर पा रहा है सब कुछ करके। तो अब जो हेंज है वो एक डिलेमा में फंसा हुआ है। क्या है डिलेमा? वो डिलेमा है, या तो मैं लाइफ बचा लूं अपने वाइफ की, क्या करूं? मैं चोरी कर लूं, दवाई चुरा लाता हूं, या फिर मैं लॉ को मानूं और अपनी वाइफ को मरने दूं। हम्म? अब जरा आप बताइए, आप अगर हेंज की जगह पे होते तो क्या करते? क्या आप दवाई चुरा के लाइफ को बचा देते? हम्म? और लॉ को तोड़ देते, या फिर दवाई ना चुराते और लॉ को बचा रहने देते? हम्म? तो ये एक किस्म का एक डिलेमा बनाया था कोलबर्ग ने। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे जो डिलेमास बनाए गए थे और लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाते थे, फिर उनसे पूछा जाता था कि अच्छा, आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे? हम्म? और ट्रस्ट मी, आपका कोई भी आंसर हो, जो कोहलबर्ग हैं उनको उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। वो बस ये जानना चाह रहे हैं कि आप कौन सा ऑप्शन चुन रहे हो। ठीक है, दैट्स इट। तो आपने ये कहानी समझी। हम्म? आपने समझा कि अच्छा डिलेमा किस किस तरह के होते हैं। हैंस था, हैंस के सामने भी एक डिलेमा पड़ गया था। अब आपने जो अपना आंसर सोचा हो कि हाँ भाई, दवाई चुरानी चाहिए या नहीं, नहीं ये चोरी करना तो गलत बात है और वाइफ को मरने दो, तो जो भी आपका आंसर हो आप कमेंट में लिखिए और फिर देखिए कि आप किस स्टेज में आते हो, जो आगे स्टेजेस कोलबर्ग ने बताई हैं मोरल डेवलपमेंट की, उसमें से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी। आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं प्रॉपर थ्योरी को समझने के लिए। अभी तक हमने समझा कि मोरल डिलेमा क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होती है, हेंज की स्टोरी भी हमने समझ ली, किस सिचुएशन में फंसा हुआ था हेंज। अब हम आते हैं जो प्रॉपर हमारी थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो थ्योरी क्या है? थ्योरी में जो है हमारे 3 लेवल हैं और हर लेवल में 2 स्टेज हैं। तो टोटल हमारे पास 6 स्टेजेस हमको मिल जाती हैं। ठीक है, पहला जो हमारा लेवल है, दैट इज प्री कन्वेंशनल।
ये 4 से 10 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो इसमें मेनली आते हैं, तो इसका नाम है प्री कन्वेंशनल। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको हिंदी में नाम चाहिए तो आगे की स्लाइड में मैंने हिंदी में नाम डाल रखे हैं, यहाँ पे नहीं है बट आगे की स्लाइड में है। ठीक है, फिर जो हमारा लेवल 2 है, दैट इज कन्वेंशनल, जो कि 10 से 13 साल के बच्चे जो होते हैं वो इसमें आते हैं। फिर हमारा आता है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें 13 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं। ठीक है, समझते हैं इस थ्योरी को, इस स्टेजेस को एक एक करके समझेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना लेवल 1 जो कि प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसको समझते हैं। तो हम आ गए हैं लेवल 1 पे। लेवल 1 हमारा प्री कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व रूढ़िगत स्तर, जिसकी एज जो गैप है या फिर एज जो इसका क्राइटेरिया है दैट इज 4 to 10 ईयर्स। ठीक है, सॉरी। तो 4 से 10 साल के बच्चे इसमें आते हैं। इनका मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस। समझेंगे आराम से इसको। होता क्या है, ये जो बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप के, इनमें इंटरनल मोरालिटी जो होती है वो एक तरह से जीरो होती है। हम्म? ये बच्चे एक तरह से मोरल होते ही नहीं है। हम्म? थोड़ी बहुत जो मोरालिटी हमें इसमें दिख भी रही होती है, इस एज का बच्चा ऐसा नहीं है, वो भी देखेगा अरे अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, तुरंत दौड़ के पैर छूता है। पर उसको छूने नहीं है, उससे छुआए जाते हैं। हम्म? उसको ये सब बाहर से सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह की उसकी खुद की जो मोरालिटी है वो जीरो होती है। उसका कल्चर उसको सिखाता है कि अच्छा अंकल आए तो नमस्ते करो, आंटी हैं तो नमस्ते करो या पैर छू, जो भी वट हो। ठीक है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं तो वो उनको सिखाए जाते हैं। मोरालिटी जीरो होती है, रूल्स आर एब्सोल्यूट। रूल्स को वो लोग एब्सोल्यूट मानते हैं कि अच्छा अगर पापा ने कहा था कि ऐसा ऐसा होता है तो फिर होता है। एंड हैंडेड डाउन बाय अथॉरिटी, कि जो रूल हैं वो एक तरह से एकदम सच सच है, उससे आगे कुछ नहीं है फिर। हम्म तो ये जो स्टेज होती है ये बहुत ही ज्यादा लाइक इसमें बहुत सोच समझ के हमको बताना पड़ता है बच्चों को। अगर आपने उसको बता दिया कि अच्छा छत पे जो एक छोटा कमरा है उसमें भूत है, फिर वो भूत मान लेगा उसमें, कुछ भी हो चाहे ना हो। ठीक है, और वो उसको एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ मानेगा। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसको समझ आएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उस टाइम पे तो उसको वो एक तरह से अकाट सत्य मानता है। ठीक है, तो किस चीज पे फोकस होता है इस स्टेज में? सेल्फ इंटरेस्ट। आगे समझेंगे, आगे जब इसकी दो स्टेजेस को हम देखेंगे तो समझेंगे, बट फिलहाल सेल्फ इंटरेस्ट और एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस होता है बच्चे का इस स्टेज में। ठीक है, मोरालिटी उसमें जीरो होती है, रूल्स को वो एकदम सर्वोपरि रखता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ऑल राइट, तो अभी हम आ गए हैं जो हमारा पहला लेवल था उसकी दोनों स्टेजेस को अब हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहला हमारा होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक, तो क्या होता है इसमें? इसमें बच्चा दो चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। पहला पहला क्या होता है? पनिशमेंट। ये काम मुझे करना है या नहीं करना है, ये कैसे डिसाइड करूं मैं? ये मैं इस बात से डिसाइड करूंगा कि इस काम को करने से क्या मुझे पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो मैं कर दूंगा। हम्म ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या होता है? बात मानेगा, पापा ने कहा है ऐसा करना है तो करना है। उसे नहीं फिर फर्क पड़ता कि वो सही है कि गलत है। हम्म अगर मतलब ऐसा किसी के पेरेंट्स नहीं करेंगे, बट मान लो एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेते हैं। एक पेरेंट है जो अपने बच्चे को चोरी करना ही सिखा रहा है। हम्म? तो उसने अगर कह दिया बच्चे से कि बेटा ये सामान जो है कहीं भी देखना चुरा लेना, उठा लेना। हम्म? तो वो इस बात को ही सही मानने लगेगा क्योंकि उसकी खुद की मोरालिटी कुछ नहीं है, जीरो। पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, फैमिली ने कहा, सोसाइटी ने कहा, टीचर ने कहा, तो वो इस चीज को मान लेगा। हम्म इसी स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो उनको बाहर कोई गली में सिखा देता है कि अरे ये गाली दो। बच्चे के मुंह से गाली अच्छी लगती है उसको, फिर वो गाली देने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि यार ये तो कोई बड़ा ही मुझे सिखा रहा है, कोई अपना ही सिखा रहा है, कोई बाहर से तो नहीं आके सिखाता है गालियां, कोई अपना ही सिखा रहा है। और जब मैं ये देता हूँ तो वो लोग बड़े अच्छे से हंसते हैं इस पे। तो उसको वो नॉर्मल लगता है, उसको लगता है कि अरे यार ये तो बढ़िया है, मेरी ये बोलने पे डांट भी नहीं पड़ रही है, इनफैक्ट लोगों को मजा ही आ रहा है। और कोई अपना ही सिखा रहा है तो मैं उसकी एक तरह से बात भी मान रहा हूँ, ऑबिडियंट आज्ञाकारी भी हूं मैं। और खुश भी हो रहे हैं लोग मेरी ये बात सुन के, उसे उसका मतलब भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो यही वो स्टेज होती है। या फिर दूसरा तरीका, दूसरा इसका जो स्टेप आता है दैट इज पनिशमेंट। या तो वो मार्केटर से सपोज करिए, एक बच्चा है जिसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। हम्म तो उसने मिठाई उठा के खा ली। दुकान में गया था कुछ सामान खरीदने, वहां मिठाई भी रखी थी, उसने देखा आसपास कोई नहीं देख रहा है, उसने मिठाई उठा के खा ली। पर
एक चीज आप नोटिस करिए, उसने आसपास क्यों देखा? उसे मिठाई पसंद थी, उठा खा लेता। आसपास क्यों देख रहा था? उसे डर था किसका? पनिशमेंट का। अगर उसे पनिशमेंट का डर नहीं होता, वो सीधे मिठाई उठाता खाता। क्या घर में भी आप यही करते हो? आपके घर में मिठाई रखी होती है, क्या कोई बच्चा ऐसा करता है कि वो आसपास देख रहा है, क्या कोई देख तो नहीं रहा फिर खाओ? नहीं ना। बाहर उसने देखा क्योंकि उसको लगा कि हाँ, अगर मैं यहाँ उठा के ऐसे ही खा लेता हूँ तो शायद मुझे पनिशमेंट मिले। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली स्टेज, जिसमें बच्चा या तो सीधी सीधी बात मान लेता है कि जो उसको कहने को कहा जाता है एकदम रोबोट की तरह, या फिर वो पनिशमेंट के डर से काम करता है या नहीं करता है। दैट्स इट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक सा है। दूसरा दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा जो हमारा स्टेज आती है, दैट इज इंडिविजुअलिज्म। अरे क्या हो गया, सॉरी। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें बच्चा थोड़ा सा लॉजिक लगाने लग जाता है। हम्म कहता है कि व्हाट इज इन, ठीक, मेरा क्या फायदा? सेल्फ इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा क्या कहता है? इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? हम्म इससे पहले क्या था, उसको डर था। अब क्या है, अब वो एक तरह से डील करने लगा है, ट्रेड करने लगा है कि अच्छा मुझे क्या मिलेगा इससे। हम्म ये देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये भाई साहब, ये आपने मीम देखा होगा, नहीं देखा तो फिर कोई बात नहीं, समझ लीजिए। तो इस स्टेज का जो बच्चा होता है, ऐसे रखते हैं यहाँ पे। तो जो इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज का जो बच्चा होगा, वो क्या कहेगा कि सर मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिल रहा है। हम्म वो एक बच्चे की हेल्प भी तभी करता है जब उसको बदले में कुछ मिल रहा होता है। सपोज करो, यही वो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे जो हैं, वो अपने लंच बॉक्स का खाना दूसरे बच्चे को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लंच बॉक्स का खाना इन्हें चाहिए होता है। तो एक तरह का एक्सचेंज होता है, वो कोई दोस्ती या कोई प्यार या कोई लगाव नहीं होता है, एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो टिट फॉर टैट वाला होता है। जहाँ उसको लाभ या उसका स्वार्थ पूरा हो रहा होता है, वहां पे वो ट्रेड या डील करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ अपने आप को सोचता है, अपने आप को बीच में सेंटर में रखता है, कहता है मेरा क्या फायदा हो रहा है इसमें, अगर मेरा फायदा है तो ठीक है बात आगे करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारी जो पहला जो हमारा लेवल था, उसकी दोनों स्टेजेस आई होप आपको क्लियर होंगी। अब हम आते हैं आगे। ऑल राइट, तो अब हम आ गए हैं इस स्टेज के सेकेंड लेवल पे, दैट इज कन्वेंशनल लेवल या फिर पारंपरिक स्तर, जिसकी एज ग्रुप होती है 10 to 13 ईयर्स। ठीक, एज आपको याद रखनी है। हाँ, तो इस स्टेज में जो फोकस होता है वो होता है कन्फर्मिटी पे। कन्फर्मिटी क्या होती है? समाज के, सोसाइटी के जो तौर तरीके चल रहे होते हैं, जैसा उसके घर में होता है, सोसाइटी में हो रहा होता है, दोस्त कर रहे होते हैं, वो उसको वैसा का वैसा मान लेता है। दिस इज कॉल्ड कन्फर्मिटी। वो उसको वैसा वैसा सही मान लेता है विदाउट क्वेश्चनिंग, भले लाख गलत चीजें हो रही हो। ठीक है, सोचो कोई समाज है जहाँ पे एक बच्चा होता है और वो अभी अपनी जो है कन्वेंशनल स्टेज में है। वहां पे क्या नियम है? वहां पे नियम ये है कि वहां पे सिर्फ एक एज के बाद लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। ये लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, वो लड़कों को ही पढ़ाते हैं। स्कूल वहां पे देख रहा है कि अच्छा तो सिर्फ लड़कों के स्कूल हैं आसपास, तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस चीज को सही मानेगा कि अच्छा शायद पढ़ाई लड़कियों के लिए नहीं होती होगी। हम्म? तो डेट इज कॉल्ड कन्फर्मिटी, कि वो मान लेता है बिना कुछ सवाल जवाब किए। ठीक है, क्यों मान लेता है ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल कन्फर्मिटी मीन्स कि बच्चा जो है वो तौर तरीकों के हिसाब से खुद को ढालता है। जो भी चल रहा होता है उसकी सोसाइटी में, उसको वो मान लेता है। ठीक, ओके। आगे है सोशल एक्सपेक्टेशंस। ये क्या होता है? उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं अपने आसपास के समाज से, भाई जिनके लिए वो कुछ भी मानने को तैयार है, जाहिर सी बात है। कुछ मिल रहा होगा उसको, क्या मिल रहा है? कुछ उम्मीदें हैं, कुछ उसकी आशाएं हैं समाज से। क्या आशाएं, समझेंगे। मेंटेनिंग ऑर्डर, ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। जो रूल एंड रेगुलेशन पहले से ही बने हुए हैं उनको मानेगा। ठीक है, द शिफ्ट फ्रॉम प्योर सेल्फिशनेस टू सोसाइटी फोकस्ड रूल। बच्चा इससे पहले क्या था? प्योर सेल्फिशनेस। ठीक, पूरी तरह से वो सेल्फिश था, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। पर अब धीरे धीरे वो किधर आ रहा है? वो सोसाइटी फोकस्ड हो रहा है। सोसाइटी के जो रूल हैं उन पे, उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है इतना, अब वो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है। ठीक है,
पहले वो सिर्फ अपना फायदा देखता था, मेरा क्या फायदा हो रहा है। अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा अच्छा ये सोसाइटी के लिए भी ठीक होना चाहिए, सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचता है वो। ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं जो हमारी सेकेंड स्टेज है, उसके अंदर जो दो स्टेजेस आती हैं, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ, उसको समझते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे जो पहली स्टेज है वो है ये हमारी, एक मिनट, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। क्या होता है इसमें, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसमें ये बहुत पूछा जाता है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ये किस स्टेज में आता है। हुँ? तो ये हम कहेंगे कि हमारे जो दूसरा लेवल है, दैट इज कन्वेंशनल लेवल, उसकी जो थर्ड स्टेज है उसमें आता है ये। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो सोसाइटी से चाहता है कि उसे अच्छा बोला जाए। हम्म, विल पीपल लाइक मी, ये वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं क्या करूं कि मुझे तारीफें मिले। हम्म, टीचर से उसको तारीफ चाहिए तो अपना काम करके जाता है पूरा। हम्म, पेरेंट्स से उसे तारीफ चाहिए तो वो पढ़ाई करता है, मार्क्स लाता है, भले उसको वो काम पसंद हो ना पसंद हो, फिर भी वो करता है। हम्म, क्यों? क्योंकि उसको तारीफ चाहिए, ये उसकी इस स्टेज की जरूरत कह लो, या उसमें जो मोरालिटी होती है वो अभी इसी लेवल की है। हाँ, उसको लगता है जो मेरे आसपास हैं ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं ये काम करूंगा, तारीफ नहीं करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। ला गलत काम हो, पर अगर उसकी तारीफ हो रही है तो वो काम करेगा विदाउट थिंकिंग कि ये तो गलत है ये तो सही है। वो ये काम करता है बिना सोचे समझे। ठीक है। तो ये जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला, वो इस स्टेज में ही आता है। ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारी फोर्थ स्टेज आ जाती है, दैट इज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। हम्म, इसका मतलब होता है कि जो रूल हैं, सोसाइटी के जो रूल हैं, वो सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। हम्म, अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है या पूछ लिया जाता है कि जो एक पर्सन है जो कि एक कार में किसी पेशेंट को लेके कहीं जा रहा था। ठीक है। पर्सन है और वो एक कार में किसी मरीज को लेके जा रहा है, तभी सामने रेड लाइट आ गई। हम्म, तो वो वहां पे रुकेगा। हम्म, जबकि पेशेंट काफी सीरियस है, उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है, लेकिन वो क्या करेगा कि नहीं नहीं, सामने रेड लाइट है और हमें रुकना ही चाहिए। रेड लाइट पे रुकना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप सिचुएशन भी तो देखो। पर वो फिर भी रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा, उसके लिए रूल सबसे सर्वोपरि हैं। हम्म, तो ये जो आता है ये इसमें आता है। ठीक है। इस तरह का जो बच्चा होगा वो आएगा हमारा मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर या फिर स्टेज फोर में। ठीक है। ये वाला समझ में आया। जो हमारी स्टेज थ्री है, एक मिनट, जो हमारी स्टेज थ्री है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए एक गांव में, गांव का एग्जांपल ले लेता हूँ। गांव में एक बॉय है। ठीक। उसको क्या पसंद है, उसको कुकिंग करना बड़ा पसंद है। कुकिंग करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी, जो भी इंसान खाता है मेरे ख्याल से उसे कुक करना आना ही चाहिए। तो ये बच्चा है, इसको कुकिंग करना बहुत पसंद है, पर वो एक ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पे कुकिंग ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, कुकिंग और किचन में लड़कों की कोई जरूरत ही नहीं है। हम्म? तो वहां पे जो समाज है वो उसको ये करने पे कोई तारीफ नहीं दे रहा है। उल्टा इंसल्ट और कर रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या तुम लड़कियों वाले काम कर रहे हो, इस तरह के उसको रिमार्क्स दिए जाते हैं। तो वहां पे उसको ये काम लाख पसंद हो, फिर भी वो ये काम नहीं करेगा। हम्म? और अगर सारी जिंदगी वो इसी स्टेज में रहा, हम्म, कोई जरूरी नहीं कि आप स्टेज फोर तक भी जाओ, आगे जब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो इस बात में आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इसी स्टेज में रहते हैं, जो या इस स्टेज से आगे निकल ही नहीं पाते हैं, सेकेंड लेवल पर ही रहते हैं। ठीक है। तो उसको लाख पसंद हो कुकिंग, पर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस सोसाइटी से उसको तारीफ नहीं मिलेगी, तारीफ नहीं मिलेगी तो वो नहीं करेगा। हाँ। तो ऐसा होता है। तो ये जो गुड गर्ल और गुड बॉय वाला जो ओरिएंटेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है।
तो ऐसा होता है इसमें कि आपको जो काम पसंद होगा फिर भी वो आप सोसाइटी के डर से या सोसाइटी से आपको तारीफ नहीं मिलेगी, इस वजह से आप नहीं करते हो सकता है वो चोरी छुपे ये कर ले। हम्म, घर में कोई ना हो तो किचन में जाके चुपके से खाना बना ले, बट फिर भी उसको ये प्रेज नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा, और हो सकता है कि उसके बाद वो इस काम को बुरा भी मान ले कि हाँ ये तो अच्छा नहीं ही होगा तभी सब मना कर रहा है। तो ये भी एक तरह का थॉट बच्चे के मन में आ जाता है। तो हमें चाहिए एज अ टीचर कि हम उसको प्रेज करें और कोई भी बायस ना दिखाएं। ठीक है, चलिए अगली स्टेज चलते हैं। अब हम आ गए हैं जो हमारी लास्ट लेवल है इस थ्योरी का, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल या फिर उत्तर पारंपरिक स्तर। इसमें 13 से ज्यादा ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है एज 13+, रेयरली अचीव्ड बाई मोस्ट एडल्ट। ज्यादातर अडल्ट इसमें आ ही नहीं पाते हैं। हम्म, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप इस स्टेज में हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं हो सकते इसमें, पर बहुत सारे जो अडल्ट हैं वो इस स्टेज तक आ ही नहीं पाते हैं, वो लास्ट के 2 लेवल में ही अटके रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, किस जो ट्रेट है इस स्टेज का, किस चीज पे इसमें फोकस ज्यादा रहता है, इंटरनलाइज्ड। ठीक, क्या इंटरनलाइज, क्या आत्मसात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल दैट ट्रांसेंड्स बेसिक सोसाइटियल लॉज। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल जो सोसाइटी लॉ के भी ऊपर आ जाते हैं। हम्म, अब यहाँ पे एक और थॉट आ जाता है कि जो सोसाइटी के लॉ के ऊपर अपने थॉट को रख रहा है, तो या तो ये बहुत होशियार है या फिर पागल है। पागल भी क्या है, पागल को क्या पता। हम्म, आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पे और इधर उधर कुछ लोग घूमते रहते हैं जो थोड़ा सा मेंटली इल होते हैं या इस तरह के होते हैं, तो वो भी सोसाइटी के लॉ नहीं मान रहे हैं। सोसाइटी तो कहती है कि हाँ भाई सड़क पे जब आप निकल रहे हैं तो आप अच्छे से कपड़े पहने होने चाहिए, बाल नीट एंड क्लीन आपको होना चाहिए, ठीक है। पर एक पागल ऐसा नहीं कर रहा है, वो तो सोसाइटी के लॉस की कोई फिक्र ही नहीं कर रहा है। तो क्या ये वही लोग हैं? नहीं। इस स्टेज का जो पर्सन होगा वो रूल्स को यूजफुल मानेगा। वो उसकी कोई मतलब वो नहीं कर रहा है कि अवहेलना नहीं कर रहा है कि नहीं लूज जो रूल्स हैं सोसाइटी के वो तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैं उनको नहीं मानता। वो मानता है, उनकी एक तरह से रिस्पेक्ट भी करता है, बट ह्यूमन लाइफ एंड जस्टिस आर एब्सोल्यूट। पर ह्यूमन लाइफ और जस्टिस उससे कहीं ऊपर रखा है। ठीक है, सोसाइटी का लॉ ठीक है अपनी जगह पे, वो उनको डिनाई नहीं कर रहा है, उनको वो मानेगा भी, पर वो तभी तक मानेगा जब तक किसी के साथ इनजस्टिस ना हो रहा हो। जहां भी इनजस्टिस होगा वो सोसाइटी के रूल उठा के साइड में रख देगा। यही लोग हैं जो रिफॉर्म लाते हैं, वरना सती प्रथा तो एक सोसाइटी में बहुत अच्छी मानी जा रही थी। हम्म, कोई आया और उसने कहा नहीं, मैं इस सोसाइटी के रूल्स को रिस्पेक्ट करता हूं पर इस वाले को नहीं करता हूं, इसको मैं बदल के रहूंगा। वरना उससे पहले भी तो लोग होंगे ना जो इन्होंने देखी होगी ये प्रथा, वो तो मानते आ रहे थे, उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो इस स्टेज तक आ ही नहीं पा रहे थे। कुछ लोग आए, उन्होंने इस स्टेज में जब आ गए तो उन्होंने उनको लगा कि हाँ भाई ये गलत है, ह्यूमन लाइफ एंड इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, तो उन्होंने इस चीज को बदला। हम्म, तो ये आता है इस जो थर्ड हमारा लेवल है मोरालिटी का, इसमें आगे आते हैं। तो जो हमारी स्टेज 5 है इस लेवल की, इसमें क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लॉस कैन चेंज फॉर द ग्रेटर गुड। बिल्कुल, जो लॉज हैं वो बदले जाते हैं। क्यों बदले जाते हैं? ताकि भलाई हो सके, अच्छाई हो सके। ठीक है, जैसे कि वही सती प्रथा वाला मैंने एग्जांपल दिया कि वो भी एक तय समय पे एक लॉ था, एक नियम ही तो था, बदला गया। क्यों बदला गया? ग्रेटर गुड, अच्छाई के लिए। ठीक है, तो रूल्स आर एग्रीमेंट्स नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, बिल्कुल भाई, उसमें बदलाव होने ही चाहिए समय के हिसाब से। आगे आते हैं छठा। अच्छा हाँ, इस स्टेज का जो पर्सन होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये रेड लाइट तोड़ देगा। ये अगर जो मैंने कार वाला एग्जांपल दिया था कि कार में पेशेंट को लेके जा रहा है, तो ये वाला जो बंदा होगा ये कहेगा ठीक है रेड लाइट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी की सिचुएशन जो है पेशेंट को इमीडिएटली मेडिकल नीड है, तो मैं रेड लाइट को तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे वो उसको समझ के भी तो जानबूझ के तोड़ेगा कि हाँ भाई अभी पेशेंट
को डॉक्टर के पास पहुंचाना जरूरी है। अभी रेड लाइट वो मैं बाद में देख लूंगा, फाइन भर दूंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये करेगा। आगे आते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जस्टिस एबव ऑल, ठीक है। इस स्टेज में, ये जो फाइनल स्टेज, एकदम लास्ट की स्टेज है, यहाँ पे मोरालिटी एकदम पीक है ये मोरालिटी का। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्टिस एबव ऑल, जस्टिस सबसे ऊपर, जस्टिस से ऊपर कुछ भी नहीं। इंटरनल कॉन्शियसनेस गाइड एक्शन इवन एट द पर्सनल रिस्क, ग्रेट पर्सनल रिस्क। क्या होता है, क्या होता है इस स्टेज में, देखो, जो आपकी इंटरनल कॉन्शियसनेस है, हम्म, वो आपको गाइड करती है। क्या गाइड करती है, कि हो सकता है इसमें मेरी जान भी चली जाए, फिर भी मैं ये काम करूंगा। गांधी जी क्या कर रहे थे, यही तो कर रहा था। हम्म, भूख हड़ताल कर दी थी। आजकल भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, भाई उनको पर्सनल लॉस हो सकता है, जान जा सकती है, फिर भी भूखे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है, उन्होंने इस एक्शन को करने को उन्हें गाइड किया कि नहीं, ये करना अभी जरूरी है, इसलिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा और मैं ये काम करूंगा, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला हो गए, महात्मा गांधी हो गए, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के आंदोलन किए थे। मार भी खाई, जेल भी गए, भूखे भी रहे। हम्म, तो ये सब यहीं से आता है। तो जो इस स्टेज के लोग होते हैं, वो आते हैं, फिर वो समाज के लिए ये सब करते हैं। वो कोई अपनी पर्सनल नीड्स के लिए तो नहीं भूखे रह रहे थे, समाज के लिए ये सब करते हैं। तो वो लोग आते हैं सिक्स स्टेज में, ये एकदम मोरालिटी का पीक है, ठीक है। और इसकी भी जरूरत है दुनिया को। तो आई होप आपको ये सारी छह की छह स्टेजेस समझ आई होंगी, ठीक है। अब जब इनकी थ्योरी रिलीज हुई, तो उसके कुछ टाइम बाद कैरल गिलिगन नाम की एक छात्रा थी, उन्होंने, एक क्रिटिक थी एक्चुअली, तो उन्होंने इसकी आलोचना की। क्या आलोचना की, उन्होंने एक इसमें कमी बताई कि जो ये है, ये जेंडर बायस है इनकी थ्योरी में। क्या है, कोहलबर्ग यूज्ड ऑल मेल सैंपल्स। क्या था किया इन्होंने, इन्होंने जितने भी लोगों पे इस थ्योरी का टेस्ट किया था, ठीक है, तो वो सारे, मतलब इसमें ज्यादातर 99% जो सैंपल इन्होंने जो लिए थे, जो लोगों पे इन्होंने टेस्ट किए थे, वो सब मेल थे। तो आदमी और औरत में जो सोच का अंतर होता है, वो यहीं पे दिखता है। हम्म मेल जो प्रोस्पेक्टिव होता है, एथिकल ऑफ जस्टिस। ओके, तो अब हम समझते हैं कि इनकी थ्योरी तो हम लोगों ने पूरी पढ़ ली है। फिर आती हैं कैरल गिलिगन, ठीक। कौन है ये, कैरल गिनिगन ने इनकी आलोचना की, इनकी थ्योरी की। क्या इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, ये जेंडर बायस है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो भी सैंपल लिए, जिन भी लोगों पे इस थ्योरी का टेस्ट किया, वो सारे ही मेल थे, फीमेल पे तो किया ही नहीं। आपको सिर्फ मेल का प्रोस्पेक्टिव मिला, और आपने उसके आधार पे थ्योरी बना दी, आपने किसी फीमेल को इसमें शामिल क्यों नहीं किया। तो ये इनकी आलोचना थी, ठीक है। मेल पर्सपेक्टिव जो होता है, वो एथिक्स ऑफ जस्टिस की तरफ थोड़ा झुकाव रखता है, जबकि जो फीमेल पर्सपेक्टिव होता है, वो एथिक्स ऑफ केयर, जो कि कंपैशन, रिलेशनशिप्स, एम्पैथी, इसकी तरफ ज्यादा ड्रिवन होता है। कैसे समझते हैं, सपोज करो, मैंने माना कि एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास का मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। 5 बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, 5 बच्चों को इसको साथ में करना है। एक बच्चा कह रहा है, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना ये प्रोजेक्ट, ठीक। तो जो मेल पर्सपेक्टिव है, वो क्या कहेगा, क्यों नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, रूल है, करना ही पड़ेगा। बट एक फीमेल पर्सपेक्टिव क्या कहेगा, वो थोड़ा सा इम्पैथी दिखाएगा। वो पूछेगा कि अच्छा क्यों नहीं करना है तुम्हें, क्या दिक्कत है, क्या कोई समस्या है, समस्या है तो बताओ। तो हो सकता है पता चला कि हाँ भाई ये बीमार था, हम्म या कुछ भी समस्या, कुछ भी हो सकती है, बीमार था, परेशान था, ठीक है। तो इसने जब बताया, तो उन लोगों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, इसका काम हम 4 बांट लेंगे, या फिर इसका काम थोड़ा सा कम कर देंगे। बताया कि यहाँ पे बीमार है, तो इसको बहुत हल्का काम दिया कि हाँ बच्चे, तो तुम ये इतना सा कर लो, बाकी सब हम लोग मिलके तुम्हारा काम बांट लेंगे, चारों लोग आपस में, ठीक है। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव का अंतर आ जाता है, एक पुरुष और एक महिला के उसमें। तो ये इनकी थ्योरी में पूरी तरह से गायब था, इन्होंने किसी महिला को लिया ही नहीं अपने सैंपल में।
तो इस वजह से फीमेल पर्सपेक्टिव मिसिंग पाया गया इनकी थ्योरी में। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो कैरल गिलिगन का जो क्रिटिक जो इन्होंने दिया था, आलोचना जो की थी, ये बड़ी फेमस है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे आते हैं, कल्चरल बायस क्या होता है। ठीक है, समझ लेते हैं इस टर्म को। कल्चरल बायस क्या होता है? जाहिर सी बात है, आप एक कल्चर के हैं, हर इंसान किसी न किसी कल्चर से बिलोंग करता है, और वो चाहता है कि यही कल्चर मैं हर जगह अप्लाई कर दूं। हम्म, सब नहीं चाहते, पर कुछ होते हैं। जैसे सपोज करो, अम, कोई है इंसान जो कि साउथ से आया है, ठीक है, और वो नॉर्थ में आके कह रहा है कि अरे आपका तो फूड ही बेकार है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ भाई, जो साउथ का टेस्ट है वही सबसे एकदम टॉप नॉच है, और हम उसी को एक स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं, और अगर वैसा टेस्ट नहीं है तो वो उससे कमतर है। हम्म, तो ऐसा नहीं है, ये एक कल्चरल बायस हो गया। हर जगह का अपना खाना अच्छा ही होता है, ऑब्वियसली बात है, तभी तो चल रहा है वो, वरना अब तक चेंज हो चुका होता। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। लोग भाषाओं को लेकर लड़ते हैं, तो वो भी एक तरह का कल्चरल बायस ही है। सबको लगता है "हाँ, नहीं हमारी भाषा सबसे श्रेष्ठ है"। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कल्चरल बायस। बिहेवियर गैप क्या होता है? मोरल रीजनिंग डज नॉट ऑलवेज इक्वल टू मोरल एक्शन। हम्म, इसका सीधा सा ऐसा समझो कि कहनी और करनी में फर्क। आपकी मोरल रीजनिंग तो आप दिमाग में तो बहुत कुछ सोच रहे हो, अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हाँ, पर आपके एक्शन उसके आसपास भी नहीं है। हम्म, तो इसी को कहते हैं बिहेवियर या फिर बिहेवियर गैप। कि आपने मोरल रीजनिंग में तो कहा नहीं नहीं यार, अरे 1 तारीख से जिम शुरू है और मैं अपनी हेल्थ एकदम सही कर लूंगा, शुगर छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर फिर आप बाहर निकले जिम के लिए और सामने आपको दिख गया पानी के बताशे या कुछ भी बिकता हुआ मोमोज दिख गए और आप वो खाने लगे, जिम छोड़ दिया। तो दिस इज कॉल्ड बिहेवियर गैप। ये हम सब करते हैं, दिन भर में कई बार ये कर देते हैं। तो ये है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ऑल राइट, तो हमारी थ्योरी यहीं पे खत्म होती है। ये थोड़ा सा एक मैप जैसा बनाया है। पहली स्टेज में पनिशमेंट हावी रहती है बच्चे पे। पनिशमेंट अगर इससे मिल रही है तो मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। इसमें क्या होता है? ओन इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट देखता है वो, क्या मेरा फायदा हो रहा है इसमें? मेरा फायदा नहीं है तो भाई मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसको करने में। ठीक है, थर्ड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल्स अप्रूवल। इसको कह के क्या मुझे तारीफ मिलेगी? क्या मैं अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची बन जाऊंगी? अगर हाँ तो मैं ये कर रहा हूँ, आई डोंट केयर इफ इट इज राइट और रॉन्ग। ये वाला। दूसरा, कि जो रूल्स हैं वो सबसे ऊपर हैं, रूल से ऊपर कुछ नहीं। कोई मर भी रहा हो लेकिन रूल नहीं तोड़ेंगे। फिर आते हैं ये यूनिवर्सल राइट, कि हाँ भाई इंसान को पहले बचाया जाएगा, रूल्स एक बार को टूटते हैं टूट जाएं। हम्म? फिर आते हैं अल्टीमेट प्रिंसिपल, इसमें आ जाते हैं गांधी जी। कि हाँ भाई हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे और लड़ जाएंगे, बात अगर सच्ची है तो हम लड़ेंगे। तो ये है। आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसको अगर क्या आपको नोट करना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है नोट करें। और जो भी आपके सुझाव हों आप प्लीज़ बताएं कमेंट्स में। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।